हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 40। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 39 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब तक आपने पढ़ा था, नील होटल से बाहर जाता उससे पहले ही उस आदमी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। तो नील ने भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की। तो उस आदमी ने भी गुस्से से कहा कि टकराए तो तुम मुझसे हो, मैं तुमसे क्यों टकराऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो नील ने भी अभी फिर से गुस्से में कहा कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ और तुम किससे टकरा रहे हो, तुम भी तो मुझे नहीं जानते हो ना। उस आदमी ने भी जवाब देते हुए कहा। तो नील ने अभी और ज्यादा गुस्से में कहा कि जान प्यारी है तो निकल जाओ यहाँ से, वरना मेरा एक पंच भी झेल नहीं पाओगे तुम। ओके, रियली, लेट्स सी। उस आदमी ने भी गुस्से से कहा कि देखे तुम में कितना है ताकत। इतना कहकर उस आदमी ने भी नील का हाथ जोर से पकड़कर मरोड़ दिया। तो नील अभी खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी की ताकत के आगे अभी नील की ताकत थोड़ी कम ही थी। तो उस आदमी ने अभी नील के बाजुओं को और ज्यादा मोड़ते हुए कहा कि बच्चे हो बच्चे, तो बच्चे बनकर ही रहो, तुम बड़ा बनने की कोशिश मत करो, समझ गए ना। तो नील ने भी अभी छटपटाते हुए कहा कि बच्चा नहीं हूँ मैं 30 साल का हूँ, समझे। उस आदमी ने भी हंस कर कहा कि मेरे सामने तो बच्चे ही हो, समझे तुम। तो उस आदमी ने भी नील का हाथ छोड़ दिया था और हल्का सा उसे धक्का देते हुए कहा कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना आज की तरह मुझसे टकराए तो 2 कदम पीछे ही हटेंगे, समझे तुम। वो आदमी भी नील को पॉइंट करके वहां से चला गया और नील काफी ज्यादा हैरानी से अभी देखता ही रह जाता है उस आदमी को। तो नील के साथ आज पहली बार ऐसा ही हुआ था कि वो किसी के सामने इतना ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। उसे भी नहीं समझ में आ रहा था, वरना नील 4 आदमियों को ऐसे ही उठाकर पटक देता था। तो नील अभी काफी ज्यादा हैरानी से पार्किंग में पहुंचता है। तो निहाल ने कहा कि क्या बात है जीजू, कहाँ रह गए थे तुम, बहुत देर लगा दी आज आने में। तो नील ने भी अभी मन ही मन खुद से सोचा कि अगर वो निहाल को कुछ भी बता देगा तो निहाल पक्का उसका मजाक बनाएगा। तो नील ने कहा कि कुछ नहीं यार, बस मोबाइल मिल नहीं रहा था इसीलिए, चल अब चलते हैं, अब तो मिल गया ना। तो निहाल ने भी नील को गाड़ी की चाबी दी और फिर नील ने मना करते हुए कहा कि मेरा ड्राइव करने का बिल्कुल मन नहीं है, तू ही कर ले। तो निहाल भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और निहाल गाड़ी चला रहा था और नील से अभी भी वो सारी बातें कर रहा था, लेकिन नील का ध्यान तो अभी भी उस आदमी पर ही था। नील को अभी बार बार उसकी भूरी भूरी आंखें याद आ रही थी। तभी नील ने महसूस किया कि जितनी अकड़ अभी नील में थी उससे कहीं ज्यादा एटीट्यूड उस आदमी में था। आखिर वो आदमी था कौन। तो नील ने अभी पहली बार अपने सामने किसी ऐसे मजबूत आदमी को देखा था जो उससे भी ज्यादा ताकतवर था। तो निहाल अभी बोलता जा रहा था और नील के दिमाग में तो उस आदमी से अभी मुलाकात घूम रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद अभी दोनों ही प्रताप हाउस में आ गए थे और दूसरी तरफ अभी एक सुनसान सड़क पर शुभ, जो बियर की बोतल मुंह से लगाकर पी रहा था। तो शुभ का फोन अभी बहुत देर से वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन शुभ ने अभी फोन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। शुभ धीरे धीरे गाड़ी से टेक लगाकर सड़क पर ही बैठ गया। तो शुभ के दिल में आज हजारों सवाल उठ गए थे। तो शुभ को आज ऐसा लग रहा था कि शायद रुद्र उसे किसी भी लायक नहीं समझता है, तो रुद्र अभी उसे प्यार ही नहीं करता है। शुभ का फोन कंटिन्यू अभी वाइब्रेट हो रहा था, मगर शुभ ने बिल्कुल भी इरिटेट होकर उस फोन को देखा तो उसमें अभी एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था, जिसमें लिखा था कि अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। वो बस तुम पर शक करता है, कोई प्यार नहीं करता तुमसे, और इस शक की वजह से ही वो आज पार्टी में सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मार देता। उसने अब तक तुम्हें ऑफिस में कोई भी कैबिन तक नहीं दिया है, तुमसे मजदूरों की तरह फैक्ट्री में काम करवाता है, किसी लायक नहीं समझता है तुम्हें। मेरे मानो तो शुभ, तुम्हें अपने भाई से अपना बिजनेस अलग ही कर लेना चाहिए, फिर तुम दिशा के साथ शादी करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकते हो। तुम्हारे भाई की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जब तक रुद्र तुम्हारी जिंदगी में है वो ग्रहण बनकर तुम्हारी खुशियों को खा जाएगा, तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगा। मेरी बात पर गौर जरूर करना, तुम्हारा शुभ चिंतक।
शुभ इतने ज़्यादा नशे में नहीं था कि उसे समझ में ना आए कि कोई उसके और रुद्र के बीच में अभी लड़ाई करवाकर कोई भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। तो अभी शुभ ने जल्दी से फोन उठाकर अभी गुस्से में कहा कि इस शुभ चिंतक की माँ की नहीं नहीं, नील भैया कहते हैं कि माँ सबकी इज्जत के लायक होती है और माँ एक जैसी होती है, मुझे इसकी माँ को गाली नहीं देनी चाहिए। तो इस शुभ चिंतक की बाप की मुझे भड़काएगा, वो भी रुद्र भैया के खिलाफ। में अभी बताता हूँ तुझे साले, रुक। तभी शुभ ने भी टाइप किया बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट जिसमें गाली के लायक होते हो। तो शुभ को भी जितनी गालियां आती थी, शुभ ने वो सारी गालियां टाइप करके अभी उस अननोन नंबर पर भेज दी थी और उसके बाद शुभ अपने आप ही हंसने लगता है। तो इधर दूसरी तरफ अभी फ़ोन पर अशोक चौहान के पास मैसेज आता है। तो अशोक चौहान ने जब वो गालियों से भरा हुआ इनबॉक्स देखा तो उसका गुस्सा एकदम से बढ़ गया। तो अशोक चौहान ने भी फ़ोन फेंक कर कस के मारा और गुस्से में कहा कि इन छोटी छोटी चीज़ों से तो मैं कभी भी रुद्र से बदला नहीं ले पाऊंगा। क्या करूं मैं, मुझे तो अब कुछ बड़ा ही करना होगा, तभी मैं ना अभी प्रताप इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकता हूं, तभी मैं अपने बच्चा का बदला ले सकता हूं। सोमनाथ भी अभी ठीक उसके सामने ही बैठा होकर ड्रिंक कर रहा था। तो सोमनाथ ने भी हंसकर कहा कि शुभ बेशक अभी बच्चा है लेकिन समझदार संजय जितना ही है। तुम भूल रहे हो क्या अशोक, उन लड़कों को परवरिश चंद्रकला और दिग्विजय सिंह दोनों ने मिलकर की है। वो चारों अभी गलती से भी गलती नहीं करते हैं। तो जब से अभी दो कौड़ी के वो बॉडीगार्ड्स ने रुद्र का ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तब से रुद्र का बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो रुद्र की अकड़ अभी दुगनी हो गई है। तो अशोक चौहान ने भी अभी हैरानी से पूछा कि लेकिन उसने उस बॉडीगार्ड को अपना बिजनेस ज्वाइन क्यों करवाया है आखिर। तो अशोक की बात सुनकर अभी सोमनाथ का दिमाग भी चलने लगा था। तो सोमनाथ ने कहा कि हो ना हो, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई तो वजह होगी, मैं इस वजह को ढूंढ कर रहूँगा। हमें कुछ बड़ा सोचना होगा, कुछ ऐसा जो कि एक ही झटके में भी प्रताप खानदान को बर्बाद कर दे। जब तक ये चारों अलग नहीं होंगे हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब भी कोई एक गिरता है तो ये तीनों उसे संभाल लेते हैं, लेकिन अगर चारों एक साथ गिरेंगे तो कोई भी इन्हें संभालने वाला नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ रुद्र ने भी पार्टी हॉल में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसके कानों में बार बार शुभ की वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो जो शुभ ने उसे गुस्से में कहा था। वो सारी बातें रुद्र को एक एक करके याद आ रही थी। रुद्र इस वक्त बहुत ज़्यादा नशे में था। तो रुद्र को अभी कुछ भी होश नहीं था कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। रुद्र ने ड्रिंक इसीलिए की थी कि ताकि वो शुभ की बातों को अच्छे से भूल जाए, लेकिन ड्रिंक करने के बाद भी उसे शुभ की बातें उसके कानों में अभी भी सुनाई दे रही थी। तो नील निहाल अभी दोनों ही सोफे पर बैठे थे। रात के 2 बज गए थे। दोनों में से अभी कोई भी नहीं सोया था। निहाल ने मन ही मन खुद से कहा कि सोचा था कि आज नव्या के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूंगा। मुझे नहीं पता था कि रीता आंटी अभी शुभ के साथ साथ मेरी रात भी काली कर देंगी यार। तो निहाल की नज़र अभी नव्या के कमरे की तरफ पड़ती है जिसकी लाइट अभी ऑफ थी। तो निहाल ने भी अभी मन ही मन कहा कि मेरी कबूतरी तो गधी है, एकदम घोड़े बेचकर सो गई होगी। वैसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुश भी होगी क्योंकि मुझसे बच जो गई होगी, लेकिन मेरी कबूतरी कब तक ऐसे बचोगी तुम मुझसे। आना तो तुम्हें मेरी छतरी के नीचे ही होगा, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी बाहों में ही पिघलना है मेरी जान। इतना कहकर निहाल मुस्कुराने लगता है। निहाल अपने ख्यालों में ही था कि तभी नील की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्या लगता है रुद्र ने ड्रिंक कर ली होगी? 2 घंटे हो गए हैं, कर ही ली होगी उसने ड्रिंक। तो निहाल ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील ने भी फ़ोन उठाया और शुभ को फ़ोन किया। तो शुभ का दिमाग अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो उसने भी नील का फ़ोन पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, लेकिन नील भी कहाँ कम था। वो कंटिन्यू अभी शुभ को फ़ोन करता ही रहा। करीब आधा घंटा फ़ोन करने के बाद शुभ ने फाइनली फ़ोन को उठाकर कहा कि क्या है भैया, क्यों परेशान कर रहे हो आप मुझे? मैं आ जाऊँगा घर, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है प्लीज़। दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो नील ने भी एक्टिंग करते हुए कहा कि ओ मेरे दूध पीते हुए बच्चे, तू दूध पीता बच्चा नहीं है, लेकिन रुद्र दूध पीता बच्चा है। वो अभी तक घर नहीं आया है, मुझे
काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कब से उसका फ़ोन भी मिला रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। अगर तू पार्टी हॉल के आस-पास है तो जाकर एक बार देख कर आ जा कि वहाँ पर रुद्र है या फिर नहीं। तो नील अभी शुभ से बात कर रहा था और फिर निहाल नील की बधाइयाँ ले रहा था। निहाल ने भी खुद से ही कहा कि वाह! वाह! कितना अच्छा एक्टर है यार तू, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। मेरी जान, तुझे तो एक्टर ही बनना चाहिए, पता नहीं बिज़नेस में कैसे आ गया तू। इसे तो फ़िल्म इंडस्ट्री में ही होना चाहिए था। तो नील की बात सुनकर अभी शुभ को फ़िक्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी शुभ ने अभी नील की बात को इग्नोर करते हुए कहा कि मैं नहीं जा रहा उनके पास। और हाँ नील भैया, मुझे नहीं पता उनके पास जाकर मुझे क्या मिलने वाला है। मुझे नहीं जाना उनके पास, तो बेहतर होगा कि आप आकर खुद ही देख लें। इस बार नील ने थोड़ा सख्ती से कहा कि लड़ाई घर पर आकर भी तो हो सकती है ना, ऐसा ना हो कि कोई रुद्र पर अटैक कर दे और जाकर एक बार तू देख लेगा तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं होगा। जा चुपचाप से, वो पार्टी हॉल में है या नहीं मुझे बता। नील ने भी अभी फ्लो में सब बोल दिया था। सुन रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, तू वहाँ पर देख कर आ और मैं घर की छत पर देख कर आता हूँ। और हाँ, ये सुनते ही अभी निहाल ने अपना माथा पीट लिया था। शुभ भी अभी थोड़ा नशे में था, तो उसे नील की आधी बात सुनाई नहीं दी थी और आधी बात सुनाई दी थी, लेकिन उसने ये बात तो सुन ली थी कि रुद्र पर अभी कोई अटैक ना कर दे। इसीलिए शुभ ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और सीधा वो पार्टी हॉल में पहुंचा। शुभ ने जैसे ही अभी पार्टी हॉल में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रुद्र अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था। रुद्र तो बेसुध होकर चेयर पर बैठा हुआ था और ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। रुद्र खुद ही कुछ बड़बड़ा रहा था। शुभ को रुद्र को इस हालत में देखकर अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो शुभ ने भी खुद से गुस्से में ही कहा कि गुस्सा मैं हूँ, बेइज्जती मेरी हुई है, इंसल्ट मेरी खुद की है इन्होंने, और दारू ये पीकर बैठ गए हैं यहाँ पर। वाह क्या जमाना आ गया है, हे भगवान, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। शुभ अभी रुद्र के पास गया और उसे उठाते हुए बोला कि चलिए भैया घर चलिए, बहुत पी ली है आपने प्लीज। तो रुद्र के कानों में अभी शुभ की आवाज फिर से पड़ती है। तो रुद्र ने अभी एक छोटी सी स्माइल करके कहा कि छोटे शेर तू आ गया। शुभ ने अभी फिर से थोड़ा गुस्से में कहा कि हाँ हाँ आ गया हूँ, मैं मर गया हूँ यहाँ पर आकर। कहाँ जाएगा आपका छोटा शेर, जितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन आना तो आपके पास ही है ना भैया। और हाँ, आपको किसने कहा कि इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के लिए, बोलिए। मैं इतना ज्यादा गुस्से में था, फिर भी मैंने देखिए बियर की ही बस बोतल पी है और आप तो बस अभी वाइन की 4 बोतलें गटक गए, आपको शर्म नहीं आती क्या। तो शुभ अभी रुद्र को उठा रहा था, लेकिन रुद्र उससे उठ ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि शुभ का शरीर मजबूत नहीं था, लेकिन रुद्र अभी खुद से उठने की थोड़ा भी कोशिश नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अभी शुभ से रुद्र उठाया ही नहीं जा रहा था। तो शुभ ने अभी थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा कि भैया जल्दी से उठिए। तो रुद्र ने भी अपनी गर्दन ना में हिला दी थी, जैसे कह रहा हो मैं नहीं जाऊंगा। तो शुभ को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उसने कहा भैया मुझे गुस्सा मत दिलाओ, भैया ये गर्दन ना में ना हिलाओ, भाभी के साथ जाकर मटकाना, मेरे साथ नहीं। अब चुपचाप से घर चलिए। एक तो बिना बॉडीगार्ड के यहाँ पर बैठे हुए हैं और उस सोमनाथ के बच्चे को पता चल गया तो एक भी मौका नहीं छोड़ेगा आपको नुकसान पहुँचाने की। आपको जरा से भी फिक्र नहीं है अपनी। अब चलिए घर जल्दी, इससे पहले कि मेरा पारा अभी और गुस्से से चढ़ जाए। तो शुभ अभी गुस्सा करता हुआ जैसे तैसे रुद्र को लेकर गाड़ी में बैठाकर सीधा प्रताप हाउस के लिए आ गया था। तो शुभ ने अभी गाड़ी प्रताप हाउस के बाहर रोकी और फिर नील को फोन किया, लेकिन नील ने अभी जानबूझकर फोन रिसीव नहीं किया था। नील और निहाल अभी दोनों ही छुपकर बालकनी से उन दोनों को देख रहे थे। तो निहाल ने कहा कि देखा मेरा आइडिया काम कर गया ना, मैंने कहा था ये खुद लेकर आएगा इसे। शुभ ने अभी काफी देर तक नील का फोन नंबर डायल किया था, लेकिन नील ने अभी एक बार भी फोन रिसीव नहीं किया था। तो शुभ ने अभी फोन को गुस्से में गार्डन में ही फेंक कर मारा और थोड़ा सा चिल्ला कर कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे थे रुद्र भाई की, और अब देखो अब तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। मेरा दिमाग तो अभी रुद्र भैया के साथ साथ नील भैया ने भी खराब कर दिया है, छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। अभी बस एक बार मुझे घर के अंदर तो आने दो। मेरा तो जी करता है कि इन दोनों को पकड़कर बहुत मारूं, इतना मारूं कि इनका मुंह लाल हो जाए, लेकिन क्या करूं, छोटा हूं ना यार, क्या ही कर सकता हूं, मार नहीं सकता इनको। अगर बड़ा होता ना तो बताता इन दोनों को मैं। तो रात होने की वजह से अभी काफी ज्यादा शांति भी थी, जिसकी वजह से शुभ की बातें भी नील अच्छे से सुन रहा था और नील के चेहरे के एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा हैरानी से बदल गए थे। तो निहाल ने भी नील को देखकर काफी ज्यादा हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, छोटा शेर थोड़ा गुस्से में है, आज उसके दिल पर ज्यादा ही
चोट लग गई है, बुरा मत मान मेरे साले। तो नील ने भी हैरानी से कहा कि देख तो कैसे बोल रहा है यार, इसे तो मैं सुबह बताता हूँ। सुबह भी जैसे तैसे कर कर रुद्र को लेकर प्रताप हाउस के अंदर आ गया था। तो सुबह भी रुद्र को लेकर किट्टू के कमरे के बाहर आकर खड़ा हुआ था। शुभ ने काफी देर तक अभी किट्टू के कमरे को खटखटाया, लेकिन किट्टू ने अभी गेट नहीं खोला था। तो शुभ ने अभी रुद्र को देखा, जो अभी भी काफी ज्यादा नशे में आंखें बंद किए हुए उसके कंधे पर लटक रहा था। तो शुभ ने भी गुस्से में कहा कि जैसे खुद है वैसे ही भाभी को भी बना दिया है, दोनों ही नहीं सुनते हैं, क्या करूँ अब मैं। तो शुभ के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था। तो शुभ अभी रुद्र को अपने कमरे में लेकर आया। तो शुभ ने भी रुद्र को अपने बेड पर लेटाया और उसके शूज रिमूव किए, घड़ी उतारी, कोट को भी जैसे तैसे करके उतारा। तो शुभ ने अभी फिर से एक राहत की सांस ले ली थी। शुभ ने एसी का टेम्परेचर भी ठीक किया और फिर रुद्र के पास आकर खुद भी लेट गया। तो शुभ अभी रुद्र के पास में ऐसे लेटा था जैसे एकदम से जंग लड़के आया हो। वैसे रुद्र का घर तक लाना जंग लड़ने के बराबर ही था। तो रुद्र अभी नींद में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था, जिससे शुभ काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। तो शुभ ने भी रुद्र के बाजू पकड़ी और उसे हिलाते हुए कहा कि सो जाइए ना प्लीज, अब तो बड़बड़ाना बंद कर दीजिए। अब क्या बड़बड़ा रहे हो आप, ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मैं कैसे सो पाऊंगा भैया, सो जाइए ना प्लीज। लेकिन रुद्र का बड़बड़ाना अभी भी कम नहीं हुआ था। तो शुभ ने भी कान लगाकर सुना तो रुद्र अभी नींद में बड़बड़ा रहा था, छोटे शेर मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, छोटे शेर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, छोटे शेर प्लीज मत जाओ यार, प्लीज रुक जाओ छोटे शेर, गुस्सा मत हो छोटे शेर, तू चला जाएगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरे पास तेरे सिवा कुछ नहीं है। शुभ ये सब सुनकर कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट भी आ गई थी। तो शुभ ने भी अपने बालों में अपना हाथ मार कर कहा कि सॉरी नहीं कहेंगे, नहीं तो एटीट्यूड कम हो जाएगा इनका, पता नहीं इतना ज्यादा हार्टलेस होकर कहाँ जाना है इनको, अगर सॉरी बोल देंगे तो कुछ हो जाएगा क्या, क्यों नहीं अपने दिल की बात खोलकर बोलते हैं भैया आप। शुभ अभी रुद्र के बारे में बहुत कुछ सोचता सोचता सो जाता है और रुद्र भी ऐसे ही बड़बड़ा बड़बड़ा कर सो जाता है। दोनों भाई मिलकर अभी सो रहे थे। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग में शुभ की जब आंखें खुलती हैं तो उसने अपने कमरे में भी पूरे परिवार को खड़ा हुआ देखा था। तो शुभ को अभी अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो सब ऐसे क्यों हैरानी से देख रहे हैं। तो उसने अपनी आंखों को ठीक से मला और लेकिन सच में भी पूरा परिवार शुभ के कमरे में ही खड़ा हुआ था। तो शुभ ने भी हैरानी से अपने बगल में देखा जहां पर रुद्र सो रहा था। तो शुभ ने भी रुद्र की बाजुओं को पकड़कर हिलाते हुए कहा कि हो भैया उठो उठो, आपके स्वागत के लिए पूरा परिवार आया है, उठो ना, उठ जाओ देखो। तो शुभ के हिलाने से भी रुद्र की आंखें भी खुल गई थी। तो रुद्र ने जब आंखें खोलकर देखा तो पूरा परिवार उसे घूर रहा था, खास करके दादी रुद्र को गुस्से में देख रही थी, क्योंकि दादी जानती थी कि शुभ की कोई भी गलती नहीं है। तो रुद्र ने भी अपनी आंखें मली और फिर बोला कि सबने यहाँ पर पंचायत क्यों लगाई हुई है, कोई काम वाम नहीं है क्या, जाकर अपना अपना काम करो, यहाँ पर खड़े क्यों हो। तो दादी ने भी नील को देखकर कहा कि जरा मेरी चप्पल लेकर आ, सबसे पहले मैं अपना काम करूंगी, कोई अपना काम नहीं करेगा। तो दादी की बात सुनकर अभी शुभ को काफी ज्यादा हंसी तो आ रही थी, लेकिन वो हंसा नहीं था। तो नील ठहरा आज्ञाकारी पोता, नील अभी कमरे से बाहर जाने लगा तो रुद्र ने उसे रोककर कहा कि अबे नील रुक, दादी ने कहा है और तू चल भी दिया, पागल है क्या, मैं चप्पल से पिटूंगा, चुपचाप से वापस आ, समझा। दादी क्या हुआ है, क्यों इतना ज्यादा गुस्से में घूर रही हो मुझे, क्या कर क्या दिया है मैंने, मेरा छोटा भाई है, थोड़ा सा डांट ही तो दिया है। तो शुभ तो अभी हैरानी से रुद्र को देख रहा था। शुभ ने अपने मन ही मन खुद से कहा कि कितने मीठे बोल बोल रहे हैं ये, रात को तो अपना रुद्र वाला रूप दिखा रहे थे और हाँ अब देखो कैसे राम की तरह नरम बन गए हैं। तो दादी ने अपने माथे पर हाथ मारकर गुस्से में कहा कि तुम दोनों सुन लो, मेरे जीते जी मेरे सामने लड़ना मत, वरना तुम दोनों को मैं चप्पल से मारूंगी, समझे ना तुम दोनों, मैं मर जाऊंगी, उसके बाद जो मन आए वो कर लेना, समझ गए ना। तो नील ने भी दादी को पीछे से अपने गले लगाकर शांत करवाते हुए कहा कि हाय मेरी चंद्रकला, मरने मराने की बातें क्यों करती हो तुम, ये नील तुम्हारे प्यार में मजनू बनकर दर दर भटकेगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। नील की बातों में तो एकदम से जादू था। तो दादी के
चेहरे पर जल्दी से मुस्कान आ गई थी। तो दादी ने अभी नील के गाल पर हाथ रखकर कहा कि हाँ, और फिर मैं गाना गाऊंगी कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम्ब का जमाना है उड़ा दे साले को। तो दादी भी इतना बोलकर कमरे से गुस्से से चली गई थी और फिर वो तीनों भाई मुंह खोलकर अभी दादी को घूर कर देख रहे थे। दादी के तो डायलॉग अब बढ़ते जा रहे थे। तो नील ने भी काफी ज्यादा हैरानी से देखा दादी को। तो शुभ भी अभी बेड से उठने लगा तो रुद्र ने उसके गाले में अपनी बाहें डालकर कहा कि छोटे शेर अभी नाराज है क्या? तो शुभ ने कहा कि आपने मुझे मनाने के लिए किया ही क्या है जो मैं आपसे गुस्सा थूक दूं, बोलिए। तो रुद्र ने भी एक मुस्कान के साथ कहा कि तो अब कर देता हूं ना। तो रुद्र ने भी अगले ही पल शुभ को गुदगुदी करना शुरू कर दिया था और शुभ भी खिलखिलाकर हंसने लगा था। रुद्र और शुभ दोनों ही आज साथ में बहुत ज्यादा खुलकर हंस रहे थे। किट्टू जब तैयार होकर इधर कॉलेज जा रही थी तो वो सौम्या को बिना बाय बोले उसके कमरे से में चली गई थी। तो किट्टू ने अभी कमरे में जैसे ही कदम रखा तो सौम्या खिड़की के पास में खड़ी हुई थी और थोड़ा सुबक रही थी। किट्टू वापस से कमरे के बाहर चली गई तो सौम्या भी काफी ज्यादा सुबक रही थी और खुद से कह रही थी कि नरेन नरेन कब आएंगे आप, कहाँ पर हो? तो नरेन मुझे ना आपका इंतजार होता है बहुत ज्यादा, नरेन प्लीज जल्दी आ जाइए, नरेन मर जाऊंगी आपके बिना मैं। तो किट्टू से अभी अपनी माँ की हालत देखी नहीं जा रही थी और किट्टू सौम्या के कमरे से बिना सौम्या से मिले ही वहां से चली गई थी। तो किट्टू जब अभी नीचे आई तो रुद्र निहाल नील और शुभ चारों ही ऑफिस जा चुके थे। तो किट्टू ने अभी दिशा से इशारों में कहा कि दिशा मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे ना रुद्र से बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ तुम यहाँ पर रहना या फिर तुम कॉलेज चले जाना नव्या के साथ, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगी। तो दिशा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। तो किट्टू अभी सीधा प्रताप इंडस्ट्री में पहुंचती है तो नील रुद्र निहाल शुभ चारों कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। फाइनली अभी रुद्र ने शुभ को ऑफिस में काम दे दिया था और आज चारों बैठकर उसी पर डिस्कस कर रहे थे। शुभ आज बहुत ज़्यादा खुश था, उसे आज फैक्ट्री के काम से छुटकारा जो मिल गया था और अब उसे भी एक एसी वाली ऑफिस मिल गई थी, एसी में बैठकर वो काम कर सकता था। चारों बातें कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे कि तभी किट्टू ने कैबिन का गेट खोल दिया। तो चारों की नज़र अभी किट्टू पर गई। तो रुद्र ने हैरानी से अभी किट्टू को देखकर कहा कि आज तुम कॉलेज नहीं गई, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो किट्टू ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो किट्टू ने भी इशारों में कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो रुद्र ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? तो किट्टू ने अभी मोबाइल लिया और रुद्र को मैसेज किया, मेरे पापा मुझसे मिलने आए थे। और रुद्र ने भी मैसेज देखा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। तो रुद्र के मुँह से भी हैरानी से निकला कि नरेन जिंदा है, वो तुमसे कब मिलने आया? क्योंकि रुद्र ने तो नरेन को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए थे लेकिन हर जगह से वो निराश ही हो गया था और उसे कहीं से भी नरेन का पता नहीं लगा। इसीलिए रुद्र ने नरेन को मरा हुआ ही साबित कर दिया था, शायद नरेन मर चुका है। तो नील निहाल शुभ ने अभी एक साथ कहा कि नरेन अपने ससुर का नाम ले रहा है तू? तो रुद्र ने अभी अपनी बात सही करते हुए कहा कि तुम्हारा बाप जिंदा है किट्टू? तो तीनों ने फिर से एक साथ कहा कि बाप। तो रुद्र ने भी तीनों को आंखें दिखाई जैसे कह रहा हो कि चुप हो जाओ यार, मेरे और किट्टू के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग प्लीज क्रिएट मत करो, नहीं तो अभी गुस्सा हो जाएगी। लेकिन वो तीनों तो अपनी आदत से मजबूर थे, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो मौके पर चौका ना मारे। तभी रुद्र ने अभी फिर किट्टू को देखकर कहा कि मतलब तुम्हारे पापा जिंदा है क्या किट्टू? तो अभी तीनों ने फिर से एक साथ कहा कि तुम्हारे। तो रुद्र ने अभी उन्हें रिएक्ट भरी नजरों से देखा और फिर किट्टू को देखकर कहा कि मतलब मिस्टर नरेन राठौड़ जिंदा है क्या? तभी वो तीनों भी कुछ बोलते उससे पहले ही रुद्र ने उन्हें उंगली दिखाकर चुप हो जाने का इशारा किया और बहुत ज़्यादा सीरियस बात है इस बात से, इसीलिए वो मजाक ना बनाए ये बोला। तो किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील भी अब सीरियस हो गया था। तो नील ने कहा कि बच्चा यहाँ पर बैठो, यहाँ आओ, तुम और सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। तो किट्टू ने अभी मोबाइल लिया और उसमें कुछ टाइप करना शुरू कर दिया था और वो चारों ही अभी उन दोनों को देख रहे थे। तो अब देखते हैं फ्लैशबैक किट्टू क्या बताने वाली है उन चारों को। किट्टू 7 साल की थी तब किट्टू बोल सकती थी। किट्टू अपने कमरे में लेटी हुई थी। किट्टू को अकेले बहुत ज्यादा डर लगता था। नरेन का कुछ भी पता नहीं था, वो कभी भी घर नहीं आया था। किट्टू काफी ज्यादा डरते हुए लेटा करती थी, इसीलिए वो अकेले सोती थी। माई कभी कभी कुछ दिनों के लिए अपने गांव चली गई थी। तो किट्टू को भी काफी ज्यादा डर तो लग रहा था लेकिन उसके पास अभी कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। तभी उसने नरेन की आवाज सुनी। तो नरेन ने अभी किट्टू के पास आया और उसके सिर पर उसका हाथ रखकर बोला कि
किट्टू बेटा मेरी प्रिंसेस सो रही है क्या? तो किट्टू ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और नरेन को देखकर वो रोने लगती है। तो किट्टू ने अभी नरेन को कसकर अपने गले लगाया हुआ था। किट्टू ने पूछा कि पापा पापा आप कहाँ चले गए थे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तो नरेन ने भी किट्टू को चुप कराते हुए कहा कि किट्टू मैं तो बस आज तुम्हें चुप करवा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेटा। अगर मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा ना तो सोमनाथ मुझे और तुम्हें दोनों को ही जान से मार देगा बेटा। तुम मेरी अच्छी सी स्ट्रांग बेटी हो ना, तुम्हें आज के बाद अकेले रहना है। और हाँ, किट्टू ने भी रो कर कहा कि नो नो पापा मुझे छोड़कर मत जाओ आप, प्लीज़ प्लीज़ पापा मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊँगी पापा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो नरेन की आंखों में भी अब आंसू आ गए थे। तो नरेन ने कहा कि समझने की कोशिश करो किट्टू बेटा, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मेरा जाना यहाँ से ज़रूरी है। अगर मैं नहीं गया ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटी हो, मेरी बात नहीं समझोगी बेटा, लेकिन हाँ मैं एक दिन वापस ज़रूर आऊँगा, अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊँगा, तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और हाँ कुछ भी मत बोलना, ना किसी को कुछ बताना। किट्टू बुरी तरह से रो रही थी और नरेन उसे रोता हुआ छोड़कर चला गया था। नरेन किट्टू के कमरे से बाहर आया तो उसकी आंखों में दुनिया भर का पानी था। नरेन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था किट्टू को ऐसा रोता हुआ छोड़कर आने से। इधर फ्लैशबैक एंड होता है तो किट्टू की बात सुनकर अभी चारों काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तो रुद्र ने पूछा कि किट्टू किट्टू उसके बाद भी मिस्टर राठौड़ तुमसे मिलने आए थे क्या, तो या फिर वो आखिरी बार ये आखिरी मुलाकात करके चले गए थे? तो किट्टू ने अभी मैसेज में टाइप किया कि हाँ हमारी शादी में वो मिलने आए थे हमसे, जब मैं मंडप में जाने वाली थी ना तब वो वेटर की ड्रेस पहनकर मेरे कमरे में आए थे। चलिए फ्रेंड देखते हैं फ्लैशबैक नरेन और किट्टू की मुलाकात। जब किट्टू और रुद्र की शादी हुई थी तब उन दोनों की क्या मुलाकात हुई थी। किट्टू दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे में बैठी हुई थी, माई भी किसी काम से बाहर चली गई थी। तभी एक वेटर एक ट्रे लेकर किट्टू के कमरे में आया था। तो किट्टू ने भी जैसे ही उस वेटर को देखा तो किट्टू की आंखें भर आई थी। किट्टू एकदम से खड़ी हो गई और झटके से वेटर के गले लगकर रोने लगती है। तो नरेन ने भी किट्टू को अपने गले लगाकर कहा कि बस बस मेरी प्रिंसेस, रोते नहीं है, क्यों रो रही हो तुम? ये तो बहुत अच्छा है ना कि तुम इस घर से अब छुटकारा मिल रहा है, वरना सोमनाथ और शांता ने तो तुम्हारी जिंदगी एकदम नरक बनाकर रखी हुई थी ना। रो मत मेरी प्रिंसेस। रुद्राक्ष बहुत अच्छा लड़का है, संजय और संध्या का बेटा है, तुम देखना कि अंकल आंटी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। दिग्विजय सिंह और चंद्रकला बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। रुद्राक्ष तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा, रोते नहीं है बेटा। तुम बस ये समझो कि तुम इस घर से निकलकर अब स्वर्ग में जा रही हो। तभी थोड़ी देर बात करने के बाद नरेन ने कहा कि किट्टू अब मैं जा रहा हूँ बेटा, मुझे जाना पड़ेगा, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी विदाई तक मैं यहीं पर रहूँगा, तुम्हें विदा होते हुए देखूंगा। किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और नरेन सीधा वहां से चला गया और किट्टू फिर से उसे देखकर रोने लगी। इधर फ्लैशबैक एंड होता है। तभी चारों किट्टू को देख रहे थे और किट्टू की आंखों में अभी फिर से पानी आ रहा था। तो नीला ने अभी अपना फोन निकाला और जय और वीरू को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि किट्टू के पापा जिंदा है, ढूंढ निकालो कहाँ है वो, हमारे आसपास ही है लेकिन सामने नहीं आते हैं। तो नील ने अभी सबको इशारा किया था और सब वहां से चले गए क्योंकि किट्टू को अभी इस वक्त रुद्र की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो रुद्र ने अभी किट्टू का हाथ पकड़ा, उसे अपनी गोद में बैठा लिया। तो रुद्र ने अभी किट्टू का सर अपने सीने पर रखा और उसे सहलाते हुए कहा कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो किट्टू, तुम्हारे पापा को भी यकीन था कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, लेकिन मैंने फिर भी अपने एटीट्यूड के चलते तुम्हें इतना ज्यादा परेशान किया कि आई एम सॉरी किट्टू, माफ कर दो मुझे। तो किट्टू ने अभी कुछ भी नहीं कहा, बस वो अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। रुद्र ने बोला कि अब तुम परेशान मत हो, एक हफ्ते के अंदर मैं तुम्हारे पापा से तुम्हें मिलाऊंगा। किट्टू ने अपनी गर्दन उठाई और इशारों में कुछ कहा। तो रुद्र बोला कि मैं भी देख रहा हूँ कि मिस पुरोहित तुम्हारे डैड को बहुत ज़्यादा याद करती है, अब तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द नरेन हम सब के साथ में होगा। इतना बोलकर रुद्र ने किट्टू को अपने गले से लगा लिया। रात का वक्त हो चुका था, सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। रुद्र ने अभी काफी हद तक किट्टू का मूड
मूड ठीक कर दिया था। तो दादी ने भी निहाल से कहा कि निहाल, तुम्हारे पेरेंट्स इंडिया कब आ रहे हैं? देखो बहुत हो गया है, मैं अपने नील को अब ज़्यादा परेशान नहीं देख सकती, इसीलिए जल्दी से जल्दी अवनी को इंडिया बुला लो। हम नील और अवनी की शादी करा देते हैं। ये सुनते ही नील अपनी जगह से एकदम से खड़ा हुआ और दादी के पास जाकर गले लग गया। तो दादी ने भी नील को ताना मारते हुए कहा कि देखती हूँ अवनी के आने के बाद कितना ज़्यादा गले लगाता है तो मुझे। तो नील ने भी अभी जवाब देते हुए कहा कि फिर मैं और अवनी दोनों ही मिलकर आपके गले लगेंगे। अभी तो आप बस मुझे झेल रही हो, फिर आप मेरी अवनी को भी झेलोगी, उसके बाद मेरे बच्चों को भी झेलोगी, उसके बाद मेरे बच्चों के बच्चों को भी झेलोगी। ये सुनकर अभी सब कोई वहाँ पर हंसने लगता है। तो निहाल बोलता है कि दादी, मैंने ना डैडी से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि वो अगले ही हफ्ते आ रहे हैं, तो अवनी अभी अगले ही हफ्ते इंडिया आ रही है। ये सुनते ही डाइनिंग टेबल पर सब कोई खुश हो जाता है और खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। तो इधर अभी प्रताप इंडस्ट्रीज में आज चारों किसी मीटिंग को अटेंड करने जा रहे थे। तो शुभ ने भी धीरे से कहा कि भैया, क्या मीटिंग अटेंड करने का सबका जाना जरूरी है क्या? तो आपको नहीं लगता कि कोई हम चारों को एक साथ देखेगा तो क्या ही सोचेगा कि मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं या फिर किडनैपिंग करने के लिए? तो शुभ की बात पर अभी निहाल और नील दोनों ही हंसने लगते हैं, लेकिन रुद्र को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। तो रुद्र ने कहा कि आज तेरी पहली ऑफिशियल मीटिंग है, तो तुझे देख रहा हूँ कि कैसे अटेंड करता है तू। वहाँ जाकर किसी से भी कुछ बोलना नहीं है, बस सबकी बातों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है तुझे और समझना है, समझा तू? आया बड़ा किडनैपिंग करने जा रहे हैं हम। तो शुभ अभी कार में बैठा हुआ बोलता है कि नहीं भैया, मतलब खुद ही सोचो ना कि मीटिंग अटेंड करने तो एक या फिर दो ही लोग जाते हैं, लेकिन हम तो चारों ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी को पीटने जा रहे हो। ये बोलकर अभी शुभ काफी ज्यादा हंसने लगता है। तो नील ने भी शुभ के सिर पर हाथ मारकर कहा कि छोटे शेर, तेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है ना। अब जब तूने बिजनेस सॉल्व पर ही अपना कदम रख दिया है तो फिर इस दुनिया को समझने की भी कोशिश कर। तो शुभ ने भी निहाल की तरफ देखकर कहा कि जीजू, आप कोई ज्ञान नहीं दोगे क्या? तो निहाल बोलता है कि भाई, मेरा तो बस रिसेप्शन करवा दे तू, मेरी बीवी मेरे घर आ जाएगी, और कोई तो मेरा रिसेप्शन करवा दो ना प्लीज। तो निहाल की बात सुनकर अभी सब हंसने लगते हैं और थोड़ी देर में ही चारों एक बड़ी सी कंपनी के सामने खड़े हुए थे। नील निहाल आगे चल गए थे और रुद्र भी फोन पर बात करता हुआ आगे जा रहा था। शुभ अभी सबसे पीछे था। शुभ आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग जो थी। तो शुभ अभी एक्साइटेड होकर थोड़ा सा तेज कदमों से अंदर जाने लगता है तो एक लड़के से वो टकरा गया। तो शुभ ने भी लड़के को नहीं देखा था और फिर उसकी बाजू पर हाथ लगाकर कहा कि सॉरी। तो उस लड़के ने अभी शुभ का हाथ जोर से पकड़कर मरोड़ दिया था। तो शुभ को वो लड़के की ये हरकत पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आया, पर बहुत ज़्यादा गुस्सा, लेकिन उसने फिर भी अपना गुस्सा कंट्रोल करके कहा कि ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। तो कोई मीटिंग अटेंड करने आता है तो क्या उसका ऐसे स्वागत करते हैं क्या? तो ये तो अभी भैया ने मुझे बताया ही नहीं था कि हाथ भी मरोड़ना पड़ेगा। उस लड़के के बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड था। उम्र में 26 से 27 साल का ही होगा। चेहरे से ही बहुत ज़्यादा बदतमीज लग रहा था। 5 फुट 11 इंच हाइट होगी, लगभग शुभ के बराबर का ही था। तो उस लड़के ने अभी शुभ का हाथ नहीं छोड़ा था और उसे गुस्से से देखते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? विहान राठौड़ नाम सुना है मेरा। तो शुभ को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। शुभ ने अपने फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और उस लड़के को पटक दिया। तो जो लड़का भी इतने ज़्यादा एटीट्यूड से शुभ का हाथ मरोड़ रहा था वो अगले ही पल जाकर ज़मीन पर गिर पड़ता है और दर्द से करा रहा था। तो शुभ ने भी मुस्कुराते हुए उसे पॉइंट करके कहा कि तुम्हारा नाम विहान हो या फिर बेहाल हो, आई डोंट केयर, मैं तुमसे जानबूझकर से नहीं टकराया था, लेकिन तुमने मेरा हाथ जरूर जानबूझकर ही मरोड़ा है। तो अभी मेरी मीटिंग है, जाना तो पड़ेगा ही ना। उसके बाद अगर तुम्हें मेरा हाथ मरोड़ने का ज़्यादा ही दिल कर रहा है तो फिर पार्किंग में आ जाना, ओके? उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाथ मरोड़ना किसे कहते हैं, वरना आज के बाद शुभ प्रताप सिंह को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचना। जो मुझे हाथ लगाता है ना, मैं उसका हाथ उसके पास रहने ही नहीं देता हूँ, समझ गए ना तुम? अब हटो मेरे रास्ते से। तो विहान अभी शुभ को जाते हुए देख रहा था और फिर अंदर ही अंदर गुस्से में जल रहा था। तो शुभ अभी सीधा रुद्र के पास पहुंचा। तो रुद्र अभी इस वक्त लिफ्ट में एंटर कर रहा था। तो रुद्र ने कहा कि इतनी देर तू कहाँ पर था, कहाँ लग गई
तुझे इतनी देर? कहाँ था तू? बता मुझे। तो शुभ बोलता है कि रास्ते में एक बंदर मिल गया था भैया, जो बार बार मेरे सामने उछलने की कोशिश कर रहा था। बस मैं उसे एक बार में ही उछाल कर चला आया। तो रुद्र ने भी नासमझी में ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। तो नील ने भी फिर से शुभ के सिर पर हाथ मार कर कहा कि रुद्र, शायद तू इसकी बात को समझा नहीं है, ये जरूर किसी को पीट कर आया है, मगर तू इसकी बात को उल्टा समझ रहा है। तो रुद्र ने भी गुस्से में शुभ को देखा और उसे घूरते हुए बोला कि शुभ, कब सुधरोगे तुम? इन 2-3 मिनट में तू किसी को पीट कर भी आ गया। यार क्या करूं मैं तेरा? हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं। अगर मीटिंग सक्सेसफुल हुई ना तो सोमनाथ का और एक प्रोजेक्ट हमारे हाथ में लग जाएगा। इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या ही हो सकती है। तो शुभ ने अभी सफाई देते हुए कहा कि भाई, मैंने जानबूझकर नहीं मारा उसे, पहले उसी ने मुझ पर हाथ उठाया था। तो क्या मैं पिट कर आ जाता आपके सामने? बोलिए। तो निहाल ने कहा कि कौन है वो? तो शुभ बोलता है कि शाम को पार्किंग में आने के लिए बोला है, अगर डर गया तो नहीं आएगा और अगर डरा नहीं तो फिर शायद पार्किंग में आ जाएगा, मैं भी डरा दूंगा उसे। तो रुद्र ने भी निहाल और शुभ को आंखें दिखाई और फिर बोला कि अब तुम दोनों बस करो यार, मीटिंग पर ध्यान दो, इन सारी चीजों पर नहीं। इधर दूसरी तरफ सौम्या एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। उसके किसी क्लाइंट के साथ आज मीटिंग थी। सौम्या की मीटिंग खत्म हो गई थी और वो क्लाइंट भी वहां से जा चुका था। तो सौम्या अभी अपना काम कर रही थी। तो काम करते करते उसने अभी एक आइसक्रीम ऑर्डर कर दी थी। तो सौम्या ने अभी लैपटॉप और फाइल साइड में रखी और वो आराम से बैठकर आइसक्रीम खाने लगती है। तो सामने अभी एक कपल बैठा हुआ था जो अभी बहुत प्यार से आइसक्रीम खा रहा था। दोनों एक दूसरे को अच्छे से आइसक्रीम खिला रहे थे। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था जो उनके पास में बैठा था। वो कपल अभी बारी बारी से अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला रहे थे। तो सौम्या भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा हंस रही थी और उसे नरेन और अपने बच्चों की भी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तो अभी सौम्या ने अपने मन ही मन सोचा कि पता नहीं मेरा परिवार कब ऐसे एक होगा, कब नरेन मेरे पास वापस आएंगे, कब मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ बाहर डिनर करने बाहर आऊंगी, पता नहीं वो दिन कब आएगा। रुद्र का कुछ तो एहसान है मेरे ऊपर कि उसने नहीं कुछ तो मेरी बेटियों से तो मुझे मिलवा ही दिया है। काश रुद्र मुझे नरेन से भी मिलवा दे। तभी थोड़ी देर के बाद सौम्या उठकर अभी वॉशरूम में चली गई। तो सौम्या अभी वॉशरूम में हाथ धो रही थी, तभी उसने पीछे से एक मास्क मैन को देखा। तो सौम्या भी थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि सौम्या का नेचर कुछ ऐसा ही था कि वैसे भी वो पिछले 18 साल से अभी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी। तो उसका डरना एकदम से लाजमी भी था। जिस तरीके से वो आदमी अभी सौम्या को घूर रहा था, तो सौम्या का दिल तो अभी काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। तो सौम्या ने अभी जैसे ही हाथ धोए और वहां से निकलने लगी, लेकिन उस आदमी ने जल्दी से अभी वॉशरूम का मेन गेट बंद कर दिया था। अब तो शायद सौम्या की सांसें जैसी रुक सी गई थी। सौम्या के हाथ पैर कांपने लगे थे और आंखें एकदम से शॉक्ड से बाहर हो गई थी। इधर कनाडा में इस वक्त अवनी जो काफ़ी ज़्यादा उदास मन से पैकिंग कर रही थी, तो अवनी की माँ भी पीछे खड़ी होकर डेविल स्माइल कर रही थी। तभी सीमा ने अपने मन ही मन खुद से कहा कि थोड़ा टाइम लगा मुझे अवनी, लेकिन मैंने नील को तुम्हारी जिंदगी से निकाल ही दिया। फाइनली अब तुम और नील अलग हो चुके हो एक दूसरे से। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अब जब पता चलेगा कि तुम उससे शादी नहीं कर रही हो तो उसका चेहरा तो सच में देखने लायक होगा। साथ साथ अभी पूरा प्रताप खानदान का भी चेहरा देखने लायक होगा। तभी सीमा ने फिर से अवनी से कहा कि अवनी, तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल ठीक है। भला तुम ये शादी कैसे कर सकती हो, क्योंकि सैंकी तुम्हें बदनाम कर देगा अगर तुमने उससे शादी नहीं करी, और नील से ये सब कुछ छुपा नहीं पाएगा और ना ही ये वो सह पाएगा। तो अवनी अभी कुछ नहीं बोलती है, बस उदास मन से हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तो सीमा ने अभी फिर से कहा कि हम बस निहाल और नव्या का रिसेप्शन अटेंड करके वहाँ से वापस आ जाएंगे। अगर तुम इंडिया में रही तो तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगी बेटा, और हाँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अभी वहाँ पर डिस्टर्ब रहे। यहाँ आकर तुम शैंकी से शादी कर लेना और एक अच्छी सी जिंदगी बिताना, तो धीरे धीरे अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम नील को भी भूल जाओगी। सैंकी इतना भी बुरा नहीं है जितना कि तुम उसे सोचती हो। तो सैंकी और सीमा ने भी मिलकर अवनी का ब्रेन वॉश कर दिया था। तो अवनी की उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं थी, 20 से 21 साल की उम्र ही थी। इतनी समझ में नहीं थी उसे कि सीमा और सैंकी उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और वो उनकी बातों में आ गई थी। तो अवनी ने अभी पैकिंग करते हुए नील के सारे कपड़े एक तरफ रख दिए थे
अवनी अभी काफ़ी ज़्यादा डिसाइड कर चुकी थी कि वो नील के सारे कपड़े उसे वापस कर देगी और उससे हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ देगी। तो अवनी के पास अब जब नील नहीं होता था तो उसके कपड़े पहनकर ही वो नील को महसूस कर लेती थी। मगर अवनी अभी पैकिंग तो कर रही थी लेकिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जबकि उसे इंडिया जाकर नील के साथ मिलना था। उसे खुश होना चाहिए, वो नील के पास जाना तो चाहती थी, नील के पास जा भी रही थी, लेकिन हमेशा के लिए उससे दूर होने के लिए। तो अवनी ने अभी मन ही मन खुद से कहा कि काश काश मेरा प्यार इतना गहरा होता कि नील मेरे बिना कहे ही सब कुछ समझ लेते। काश ये सब कुछ ठीक हो जाता। मैं हमेशा के लिए नील के पास ही रहना चाहती हूँ। अवनी को कहाँ पता था कि अवनी का प्यार इतना ही गहरा है कि नील बिना कहे ही उसे समझ जाएगा। तो अवनी को भी लग रहा था कि शायद वो हमेशा के लिए अब नील से दूर हो जाएगी, लेकिन अवनी से ये नहीं जानती थी कि अब वो हमेशा के लिए नील के पास ही चली जाएगी, क्योंकि नील तो उसे कभी छोड़ ही नहीं सकता। तो अवनी ये सोच रही थी कि वो इंडिया जाकर नील से सारे रिश्ते तोड़ देगी, मगर नील उसे कभी वापस ही नहीं आने देगा कनाडा। इधर इंडिया में जैसे ही उस मास्क मैन ने वॉशरूम का गेट बंद किया तो सौम्या की सांसें एकदम से रुक गई थी। तो सौम्या भी उस मास्क मैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरने लगी थी। तो मास्क मैन ने भी धीरे धीरे सौम्या के करीब जाना शुरू कर दिया था और फिर सौम्या डर के मारे पीछे हट रही थी। तो सौम्या भी पीछे हटती हुई दीवार से जाकर लग जाती है। सौम्या काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से काँप भी रही थी। तो सौम्या ने भी डरते हुए कहा कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे करीब मत आओ, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, जाओ यहाँ से, तुम कौन हो, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वो मास्क मैन अभी बिल्कुल सौम्या के चेहरे के करीब में आ गया था। तो सौम्या एक तरफ से वहां से जाने लगती है तो उस मास्क मैन ने अपना हाथ वॉशरूम की दीवार पर रख दिया था। तो सौम्या भी काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए दूसरी तरफ से जाने लगती है तो उस मास्क मैन ने दूसरी तरफ भी अपना हाथ रख दिया था। सौम्या उस मास्क मैन को दोनों हाथों के बीच में आकर रुक गई थी। तो सौम्या ने भी घबराहट के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। तो मास्क मैन ने कहा कि मिस पुरोहित, डर क्यों रही हो तुम? अपने से 9 साल छोटे लड़के के साथ डेट कर रही हो तुम और मुझसे डर रही हो? कैसी लेडी हो आप? मुझे भी एक मौका दे दीजिए ना, प्रॉमिस करता हूँ कि निराश नहीं करूँगा आपको। तो सौम्या ने भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से अपनी आंखें खोली। तो सौम्या की आंखों से अब काफ़ी ज़्यादा डर के मारे पानी आ गया था और वो धीरे धीरे कांपती हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ जाने दो ना मुझे। मास्क मैन बिल्कुल सौम्या के करीब में चला गया था और उसके कान में धीरे से बोला कि तुमने ही तो सब कुछ बिगाड़ा है, तुमने ही तो सब कुछ किया है। तो सौम्या ने भी हिम्मत की और फिर अपने दोनों हाथ उस मास्क मैन के सीने पर मारकर दूर करने लगी, लेकिन वो मास्क मैन सौम्या से 1 इंच भी नहीं हिला था। उल्टा उस मास्क मैन ने सौम्या के दोनों हाथों को जोर से पकड़ लिया और वॉशरूम की दीवार पर लगा दिया। तो सौम्या तो अब डर के मारे सांस ही अटक गई थी, सांस ही लेना भूल गई थी। तो सौम्या ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली और रोते हुए कहा कि प्लीज़ जाने दो ना, मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, प्लीज़ जाने दो मुझे यहाँ से। मास्क मैन ने कहा कि ठीक है, हाँ जाने दूंगा तुम्हें, लेकिन हाँ पहले तुम्हें किस करना पड़ेगा, किस मी। ये सुनते ही अभी सौम्या की आंखें बड़ी हो गई थी। सौम्या ने झटपटाते हुए कहा कि दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? लेकिन मास्क मैन ने अभी सौम्या को नहीं छोड़ा था। तो मास्क मैन ने कहा कि सोच लो सौम्या, अगर यहाँ से जाना चाहती हो तो पहले तुम्हें किस करना पड़ेगा, किस मी, नहीं तो मुझे तुम्हें ऐसे ही पकड़ने में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी लाइफ तुम्हें ऐसे ही पकड़ सकता हूँ। तो सौम्या ने भी थोड़ा गुस्से में कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, इसीलिए जाने दो मुझे, समझ गए ना तुम? तो मास्क मैन ने कहा कि ठीक है मत करो, वैसे भी मुझे भी अभी तुम्हारी खूबसूरती निहारने में मज़ा आ रहा है। तो सौम्या ने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं किसी और की अमानत हूँ, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मास्क मैन ने बोला कि जानता हूँ तुम उस नील के साथ डेट कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि वो तुमसे कुछ ज़्यादा ही छोटा है, या तुम्हें अपने से छोटे लड़के पसंद आते हैं क्या? तो सौम्या को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से में कहा कि शट अप, शट अप, अपने मुंह से
नील का नाम भी मत लो, समझ गए तुम नील के जूते बराबर भी नहीं हो सकते हो। तो मास्क मैन ने अभी गुस्से में आ गया था और मास्क मैन ने कहा कि अगर तुम मुझे किस नहीं करोगी तो मैं सच में तुम्हें नहीं जाने दूंगा यहाँ से। तो सौम्या को अब काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसे क्या पता था कि मास्क मैन ही उसका नरेन है। तो अगर पता होता तो शायद सौम्या रो रो कर नरेन की बाहों में ही टूट जाती। तो नरेन ने भी अपनी जेब से रुमाल निकाला और सौम्या की आंखों पर बांध दिया। तो नरेन ने अपने मास्क को हटाया और सबसे पहले सौम्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। तो नरेन ने अभी सौम्या को किस करना शुरू कर दिया था और तब तक किस करता रहा जब तक नरेन एकदम से संतुष्ट नहीं हो गया। तो सौम्या अभी लगातार नरेन के सीने पर अपने हाथ मार रही थी, लेकिन नरेन तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो पूरे अभी 19 साल बाद उसने सौम्या के होठों को चखा था, इतनी जल्दी उसे कैसे छोड़ देता। तो अचानक ही अभी सौम्या को महसूस हुआ कि वो आदमी वहाँ पर नहीं है। तो सौम्या ने जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा वो आदमी वहाँ से चला गया था। तो सौम्या ने भी जल्दी से अपना मुंह धोया और अपने होठों को ऐसे रगड़ा जैसे कितनी गंदी चीजें छू ली हो। तो सौम्या ने अब 1 मिनट भी वहां पर रहना ठीक नहीं समझा और वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर आकर अपना लैपटॉप और फाइल्स उठाकर सीधा रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। तो सौम्या भी सीधा प्रताप हाउस गई थी और अपने कमरे में जाकर वो जोर जोर से रोने लगी। इधर दूसरी तरफ रुद्राक्ष ने सोमनाथ का एक और प्रोजेक्ट हड़प लिया था, अपने नाम कर लिया था। चारों भाई इसी खुशी में अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे कि तभी विहान सामने कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर आ गया। तो नील ने अभी बालों में अपना हाथ मारकर कहा कि जैसा बाप वैसा बेटा। तो शुभ ने कहा कि हाँ भैया, यही है वो विहान। तो विहान राठौड़ जिसने मुझ पर अभी हाथ उठाने की कोशिश की थी पर बेचारा उठा नहीं पाया था, अब देखो कैसे बॉडीगार्ड्स को लेकर आया है। क्या बोलते हो भैया, शुरू हो जाए। तो रुद्र ने भी नील और शुभ को आंखें दिखा कर कहा कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ पर कोई रेपुटेशन है हमारी या नहीं, या हम गली के गुंडों की तरह लड़ाई करेंगे? तो निहाल भी अभी बोलता है कि रुद्र बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे बाद में देखेंगे, अभी के अभी ये प्रोजेक्ट मिला है ना, तो ये कुछ करेंगे तो ज़रूर हमारी गुडविल खराब करने के लिए। चारों भी बिना विहान को कुछ भी कहे वहाँ से जाने लगे। तो विहान ने भी शुभ को चिढ़ाते हुए कहा कि क्या हुआ शुभ प्रताप सिंह, डर गया तू? तो शुभ अभी विहान के पास आया और हाथ जोड़कर बोला कि हाँ, मुझे आपसे डर लग गया है, मैं बस एक को पीट सकता हूँ, आपके इतने भारी भरकम गुंडों को नहीं, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो शुभ को अब बहुत ज़्यादा डर लगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और जाने दीजिए। उसके बाद अभी शुभ खड़ा हुआ तो विहान की तरफ देखकर मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। तो विहान अभी दांत पीसता हुआ रह गया था। चारों प्रताप इंडस्ट्री वापस आ गए थे तो सब अभी अपने अपने कैबिन में थे। तो रुद्र भी अभी अपने कैबिन में ही था। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और चेयर पे लीन हो गया। तो रुद्र ने भी अचानक ही अपनी आंखें खोली और मोबाइल लेकर किट्टू की बनाई हुई पेंटिंग देखने लगा। तो रुद्र ने अभी वो पेंटिंग न जाने कितनी बार देख ली थी कि लेकिन उसे अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो रुद्र ने अपने मन ही मन खुद से कहा कि क्या है इस पेंटिंग में जो किट्टू मुझसे छुपा रही थी, कैसे समझूं मैं इस पेंटिंग को? तभी रुद्र ने अभी मोबाइल में गैलरी बैक की तो वो सारी पेंटिंग एक साथ वहां पर आ गई थी। तो रुद्र को अब कुछ समझ में आया और उसने जल्दी से वो सारी पेंटिंग की प्रिंट आउट निकाल कर अपने टेबल पर रखी और वो पेंटिंग एक पजल थी। तो रुद्र को अब इतना तो समझ में आ गया था कि ये सारी पेंटिंग अगर ढंग से लगाई जाए तो एक तस्वीर बन जाएगी। तो रुद्र भी पिछले आधे घंटे से उस पेंटिंग को सेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो पेंटिंग अभी सही से नहीं हो पा रही थी। तो रुद्र का दिमाग अब बहुत ज़्यादा खराब होने लगा था। रुद्र इतना तो जान गया था कि अगर ये तस्वीर एक बार सेट हो गई ना तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर किट्टू ने इसमें क्या बनाया है। तभी उसके कैबिन में नील आया। तो नील ने पूछा कि रुद्र ये सब तू क्या कर रहा है? तो रुद्र ने कहा कि नील इधर आ, तू मुझे तुझसे कुछ काम है। तो नील अभी रुद्र के पास चला गया। तो रुद्र बोला इस तस्वीर को देख, ये किट्टू ने बनाई थी पर उसने मुझे ये पेंटिंग नहीं दिखाई थी। इन सारी पेंटिंग को जोड़कर एक तस्वीर बनेगी, लेकिन मैं वो तस्वीर बना
नहीं पा रहा हूँ यार, क्या करूँ मैं? तो पेंटिंग अभी काफ़ी ज़्यादा पज़ल है, जो समझ में नहीं आ रही है कहीं कौन-सी फ़ोटो किसके पास रखूँ? तो नील ने कहा कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो नील भी अभी वो फ़ोटो उठाकर इधर-उधर रखने लगता है और फाइनली अभी नील ने वो पेंटिंग पूरी तरह से सेट कर दी थी। तभी दोनों भाई ने जैसे ही वो पेंटिंग देखी तो दोनों की आँखें एकदम से बड़ी हो गई थी। उस पेंटिंग में एक कमरा था और उस कमरे में एक सोफ़े था और सोफ़े पर एक छोटी-सी लड़की बैठी हुई थी। सोफ़े के पास एक बोनफायर जल रहा था और एक लंबा-चौड़ा आदमी उस लड़की के पास में खड़ा हुआ था। वो लड़की उस आदमी को देखकर डर रही थी। तो उस आदमी के हाथ में एक जली हुई लकड़ी थी। तो वो लड़की उस लकड़ी को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। तो रुद्र ने भी हैरानी से कहा कि मतलब किट्टू पटाखों से नहीं जली थी, उसे जलाया गया था। तो नील ने भी हैरानी से भी रुद्र को देखा, जैसे पूछ रहा हो कि मतलब। रुद्र बोला कि किट्टू की कमर पर एक निशान है जो कि जला हुआ है और इस आदमी ने ही वो किट्टू को जला हुआ निशान दिया है। मुझे ये आदमी अब किसी भी कीमत पर चाहिए। इसे मैं बताऊंगा कि जब जलते हैं तो कितना ज़्यादा दर्द होता है। अब बस जल्दी से मुझे ये आदमी चाहिए। तो नील ने कहा कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगेगा कि वो आदमी कौन है? किट्टू से ही बात कर, शायद किट्टू तुझे सब कुछ बता सके। तो किट्टू अभी कुछ भी नहीं बताएगी, वो कुछ बताना नहीं चाहती है। उसे लगता है कि अगर वो अपना पास्ट मेरे सामने रखेगी तो उसकी और मेरी ज़िंदगी में अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो नील बोलता है कि मैं तेरी बात समझ रहा हूँ यार, लेकिन किट्टू को बताना तो पड़ेगा ही, या फिर नरेन को बताना पड़ेगा। तो नरेन भी अभी मिला नहीं है तो किट्टू ही बताएगी। तो अगर किट्टू नहीं बताएगी तो ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व नहीं हो पाएगी। जब तक नरेन की पूरी फैमिली एक साथ नहीं होगी तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो रुद्र ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। तभी नील का फ़ोन एकदम से वाइब्रेट होता है। तो नील ने अभी फ़ोन चेक किया तो अभी वीरू वहाँ पर था। वीरू ने कहा कि सर हम एक होटल में हैं और वहाँ मिस्टर नरेन रुके हुए थे, तो लेकिन यहाँ से अभी वो चेकआउट कर चुके हैं। तो नील अभी बोलता है कि तो ढूंढो, कहीं तो होगा ना वो। तो वीरू बोलता है कि सर एक एड्रेस मिला है, पता नहीं सही है या फिर गलत, हमें यहाँ पर जाकर देखना चाहिए। तो नील बोलता है कि तो मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं खुद जाकर वहाँ पर देखता हूँ और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। तो वीरू ने अभी फ़ोन को कट कर दिया और नील को एक एड्रेस सेंड कर दिया। तो नील ने भी रुद्र की तरफ देखकर कहा कि मैं इस एड्रेस पर जाकर देखता हूँ और फिर सीधा वहाँ से घर चला जाऊँगा। तो रुद्र ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील अभी तेज कदमों के साथ ऑफिस से बाहर निकला और सीधा पार्किंग की तरफ जाने लगा कि तभी उसे उसकी टक्कर अभी फिर से नरेन से हो चुकी थी। तो टकराते हुए नील ने भी फिर से 2 कदम पीछे हट गया था। तो नील को समझते देर नहीं लगी कि ये वही आदमी है जिससे वो अभी किट्टू की बर्थडे पार्टी वाले दिन टकराया था। तो उसने अभी फिर से उस आदमी को घूरना स्टार्ट कर दिया था। तो वो आदमी भी अभी नील को ही गुस्से से घूर रहा था। तो नील और नरेन की टकरार में ही क्या पता चल पाएगा नील को कि नरेन ही उससे बार बार टकरा रहा है, उसके सामने खड़ा शख्स ही नरेन है। तो क्या पता लगा पाएगा नील नरेन का, या फिर अभी कोई और नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस कहानी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।